आज का टॉपिक है पारद के दोष। पारद के दोष मतलब पारद के अंदर क्या क्या अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले है कि पारद से जो निष्कासन है कैसे करेंगे, मतलब पारद का निष्कासन हम कैसे करेंगे, किससे? जो हिंगुलोत पारद है उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इसमें हमें जो हिंगुल है, ये हमने साधारण रस में पढ़ा था हिंगुल। तो जो हिंगुल है, हिंगुल के अंदर पारद की मात्रा यानी कि मरकरी की मात्रा बहुत अधिक होती है, 70 से 75% तक होती है। तो उसी हिंगुल से जो है वो पारद किस तरीके से प्राप्त करेंगे, ये वही पारद निष्कासन की विधि बताई गई है। इसके लिए हम कोई पातन यंत्र का यूज करते हैं। जो पातन यंत्र होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये जो यंत्र उपकरण जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। इसमें से कि होता है ऊर्ध्व पातन यंत्र होता है, अधः पातन यंत्र होता है, तिर्यक पातन यंत्र होता है। इसमें 2 पात्र लिए जाते हैं। जैसे हांडी हो तो उसको विभिन्न तरीके से यानी कि ऊपर नीचे रख के, चाहे तो उनके मुंह को आमने सामने रख के संधि बंधन कर देते हैं, जिससे डमरू के शेप की आकृति बन जाती है। तो इसमें इसी तरीके से 2 पात्र लेते हैं, जिसमें से कि एक पात्र को ठंडा रखा जाता है और जो दूसरा पात्र है उसमें हिंगुल रख करके हिंगुल को हीट किया जाता है। तो ये इसी तरीके से इसमें बताया गया है। तो जैसे कि पातन यंत्र हम लेंगे तो उसमें शुद्ध हिंगुल का चूर्ण लेकर के चूर्ण लेते हैं उसमें एक हांडी में, और रख करके उसको क्या करना है, जो दूसरी हांडी है या तो उसके ऊपर उल्टी करके रख देंगे या पैंदी की तरीके से रख देंगे, या फिर उसको हम दूसरी हांडी जो है वो मतलब जिसमें हिंगुल रखेंगे उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हम रखेंगे तिरछा करके। इसको इसलिए तिर्यक कहा गया है। तो संधि बंधन करके क्या करना है, अब जिस हांडी के मतलब जिस हांडी में मरकरी है वो वाली हांडी को हमें क्या करना है, पाक करना है। कितना? 2 घंटे तक। तो ये जो दोनों हांडियां हैं ये अलग नहीं रखनी है। इसको क्या करना है, दोनों हांडियों को ही हम संधि बंधन कर देते हैं तो ये जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये या तो कभी कभी डमरू का शेप की तरह दिखती है, या फिर एक नीचे एक ऊपर, जैसे मतलब मटके रखते हैं एक के ऊपर एक पानी के, इस तरीके से रखी रहती है। तो ये इस तरीके से इसको पातन यंत्र बताया गया है। तो इसमें से जो हिंगुल वाली हांडी है उसको हम क्या करना है, हीट करना है। लगभग कितना? 2 घंटे तक, और मध्यम अग्नि देनी होती है। फिर इसमें जब पाक करते हैं तो हिंगुल में जो प्रेजेंट मरकरी होता है वो वेवोपरेट होता है, यानी कि वाष्पित होकर के जो ऊपर वाली हांडी है उसमें जो है मतलब जा करके ये चिपक जाता है। तो इस तरीके से क्या है, जो ऊपर वाली हांडी है उसको हमें किसी भी तरीके से ठंडा रखना होता है, क्योंकि जब उसमें ठंडक शीतलता रहेगी तो मरकरी उससे वहां पर वो चिपका रहेगा। फिर बाद में हम उसको रब करके इकट्ठा कर लेते हैं। तो यंत्र के ऊपरी भाग को क्या करना है, शीतल रखना है। जब ये हीट होना बंद हो जाए उसको यंत्र को ठंडा होने दें, यानी कि स्वांग शीतल होने पर पात्र को क्या करना है, अब संधि बंधन को उसको हटा देते हैं। दोनों पात्रों को अलग कर देंगे। ऊपर क्या जो पात्र होता है जहां पर कि वेवोपरेट होकर के मरकरी आया था, उससे मरकरी को क्या करना है, कपड़े से रगड़ करके हम पारद जो होती है वो प्राप्त कर लेते हैं। और इसको क्या करना है, 4 गुना मोटे स्वच्छ वस्त्र से कम 2-3 बार इसमें हम छान लेते हैं कि कोई अशुद्धि या कंकड़ मतलब कुछ भी ना आ गई हो। तो इस मरकरी को क्या करना है, 4 गुने तह वाले वस्त्र से छानते हैं। तो इस तरीके से जो पारद होता है वो हमें प्राप्त होता है, और ये शुद्ध पारद होता है, सर्व दोष रहित पारद होता है। तो इस तरीके से जो हिंगुल है, हिंगुल से पारद के निष्कासन की इसमें यहाँ पर विधि बताई गई है, जो कि किससे है, पातन यंत्र विधि से। अब बात करते हैं आगे पारद के दोषों की। पारद के जो दोष हैं, वैसे तो पारद के दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के बताए गए हैं। जो रसरत्न समुच्चयकार है उसके अनुसार पारद के 3 दोष हैं, जिसमें से कि कौन कौन से होते हैं,
नैसर्गिक दोष होते हैं, औपाधिक दोष होते हैं और सप्तकंचुक दोष होते हैं। फिर इन्हीं दोषों के ही विभिन्न भेद होते हुए तो कुल मिलाकर के कितने, पारद के 12 दोष हो गए। तो सप्तकंचुक दोषों की संख्या कितनी, 7 बताई गई है। तो इसी तरीके से जो पारद का जो पहला भेद है, यानी कि जो पहला है यानी कि नैसर्गिक दोष। जो नैसर्गिक दोष होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें से क्या होता है, विष होता है, वहीन यानी कि अग्नि और मल। ये 3 दोष इसके बताए गए हैं। विष यानी कि विषाक्तता, अग्नि यानी कि गर्म होगा, हीट होगा। तो इससे क्या होगा, अगर हम इसको अशुद्ध रूप में ही सेवन कर लिया जाए तो इसमें क्या है, शरीर में संताप होगा। मल दोष अगर होगा तो उससे मूर्छा आएगी। तो इस तरीके से जो नैसर्गिक दोष हैं वो 3 होते हैं, विष, वहीन और मल। इसी तरीके से जो पारद का दूसरा भेद है यानी कि यौगिक दोष। यौगिक दोष क्या होता, क्यों होता है, यानी कि जो यौगिक होता है ये मिलावट कर दी जाती है। जो प्रकृति से हमें जैसे मरकरी मिलेगा तो कुछ जो व्यापारी लोग हैं या जो बिजनेस वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मरकरी को और महंगा बेचने के लिए उसमें क्या करेंगे, सस्ती धातुएं मिला दी जाती हैं, जिसमें से कि क्या होता है, जो पारद है उसका वेट बढ़ जाएगा और वो उसी हिसाब से, वेट के हिसाब से फिर महंगा बिकेगा। तो इसलिए जो मिलावट, जो व्यापारी लोग जब मरकरी के अंदर मिलावट कर देते हैं तो उस मिलावट के कारण जो पारद दूषित हो जाता है। तो उसी तरह के जो दोष आ जाते हैं उसमें मरकरी में, तो उसको हम यौगिक दोष कहते हैं। तो ये जो यौगिक दोष होते हैं कौन से होते हैं, ये नाग और वंग यौगिक दोष होते हैं। नाग यानी कि लेड होता है, वंग यानी कि टीन होता है, यानी कि ये इसमें हम उसमें यौगिक जो व्यापारी लोग हैं उसमें मिला देते हैं। अगर इस दोष से युक्त मरकरी हो और वो व्यक्ति मतलब अशुद्ध रूप में ही ऐसे ही सेवन कर ले तो उसको क्या होगा, जड़ता और आद्यमान यानी कि पेट की जो संबंधित जो व्याधि है वो उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही अगर वंग से युक्त मरकरी का सेवन कर ले अशुद्ध रूप में तो क्या हो जाता है, वो कुष्ठ हो जाता है। तो यौगिक दोष कौन कौन से हो गए, एक नाग होता है और दूसरा वंग होता है। इसी तरीके से इसका तीसरा भेद है जिसको कि हम औपाधिक दोष कहते हैं। औपाधिक दोष जो होते हैं वो संख्या में इसमें 7 बताए गए हैं। 7 किस तरीके से है, जैसे कि इसमें 7 को ही यहाँ पर क्या है 5 तरीके से इसमें डिवाइड किया गया है। इसमें से जो नाग और वंग जो लास्ट के 2 हैं ये 2-2 प्रकार के हैं, तो इस तरीके से ये 7 हो गए। तो औपाधिक दोष क्या होते हैं, जो खनिज रूप में जब मरकरी प्राप्त होता है तो जो उसमें नेचुरल रूप से ही जो प्राकृतिक रूप से उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसी को ही हम औपाधिक दोष कहते हैं। अब इसमें क्या है, भूमिज। भूमिज यानी कि जब पारद का जो खनिज होता है, जब भूगर्भ से हम इसे यानी कि खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं तो ये जिस भी मिट्टी के संपर्क में मतलब रहता है तो उस मिट्टी के संपर्क में आने की वजह से पारद के अंदर क्या है, भूमिज दोष आ जाता है। इसी तरीके से गिरीज होता है, यानी कि जो पारद का खनिज है कहाँ पे, जहाँ पर पहाड़ है, पर्वत है, तो वहाँ से जब हम मरकरी को प्राप्त करेंगे तो उसके संपर्क से जो दोष आ जाएंगे उसको गिरीज दोष कहते हैं। वारिज यानी कि जल के संपर्क में, पारद के खनिज के जल के संपर्क में आने से जो पारद में दोष आ जाते हैं उसको वारस दोष कहते हैं। इसी तरीके से क्या है, नागज। नागज भी क्या है, इसके 2 प्रकार हैं। तो पारद में क्या है, जब अगर ये भी खनिज रूप में ही, खनिज रूप में भी पारद अगर क्या है, शीशे के यानी कि लेड के संपर्क में आता है तो उससे क्या हो जाएगा, नागज दोष उत्पन्न होते हैं। ये भी 2 होते हैं। ऐसे ही वंग है, वंग के संपर्क में आने की वजह से ये, तो इस तरीके से औपाधिक दोष क्या हो गए, भूमिज, गिरीज, वारज, नागज और वंगज, जिसमें कि नागज 2 प्रकार के हैं और वंगज भी 2 प्रकार के हैं। तो इस तरीके से जो औपाधिक दोष होते हैं ये 7 प्रकार के इसमें बताए गए हैं। जो औपाधिक दोष होता है इसको हम सप्तकंचुक दोष भी कहते हैं। सप्तकंचुक दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर खनिज रूप में जो प्राप्त हुआ है मरकरी, अगर उसको हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या रहता है कि मतलब एक ऊपर जैसे लेयर सी जम जाती है दोषों की भी, तो इसीलिए इसको क्या है, कंचुक दोष कहा गया है। मतलब जैसे चमकदार कुछ इस तरीके की इसमें वो होती है। सप्त क्यों है, क्योंकि 7 है, तो 7
कंचुक दोष और शरीर पर प्रभाव। तो जो औपाधिक दोष और जो सप्त कंचुक दोष है, ये दोनों एक ही तरीके के दोष हैं। औपाधिक को वहाँ पे 5 कहा गया है, क्यों? क्योंकि नाग और वंगज हैं, इसके 2 भेद है। फिर यहाँ पर उसी को ही मतलब ओपन करके दिया गया है जो सप्त कंचुक दोष है। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक जो 3 भेद बताए गए हैं, ये रस रत्न समुच्चयकार के अनुसार बताए गए हैं। इसके अलावा जो सप्त कंचुक दोष है, ये अन्य आचार्यों ने बताए हैं। तो इसी में ही क्या है, जो परपटी है, परपटी दोष अगर इसमें हो तो क्या होगा, शरीर की चमड़ी पपड़ी जैसी हो जाती। ये ऐसा है जैसे कि भूमिज दोष बताया गया औपाधिक वाले में। पाटनी क्या होगा, जो शरीर को फाड़ दे, ये गिरीश दोष की तरह हो गया। भेदी क्या है, जो मल का भेदन कर दे, से ऐसे ही पीछे। इसी तरीके से द्रावी और मलकारी, ये द्रावी और जो मलकारी दोष हैं, ये दोनों नागज दोष होते हैं। जो औपाधिक दोष पीछे पड़ा है, ये देखिए जो औपाधिक दोष हमने पीछे पड़ा है, यानी कि नागज, जो नागज है उसी के ही जो 2 वैरायटी है उसमें द्रावी और मलकारी। जो द्रावी दोष है, ये क्या होगा, शरीर के धातुओं को द्रवित कर देता है। और जो मलकारी है, शरीर के अंदर मल को अधिक बनाता है अगर इसका सेवन किया जाए। इसी तरीके से जो अंधकारी और जो ध्वांसी है, ये वंगज दोष के 2 भेद बताए गए हैं, जो पीछे हमने पढ़ा है औपाधिक में वंगज। ठीक है, तो यानी कि अंधकारी और ध्वांसी। अंधकारी क्या है, जब मतलब ऐसा पाला जिसमें कि अशुद्ध रूप में सेवन कर लिया जाए सप्तकंचुक वाला, तो मनुष्य अंधा हो जाता है। ध्वांसी यानी कि उसका जो स्वर होता है वो कोए के समान कर्कश हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो पारद के जो दोष बताए गए हैं, तो मुख्य रूप से क्या है, रसरत्न समुच्चयकार जो हमारी ऑथेंटिक बुक है उसके अनुसार जो पारद के दोष हैं वो 3 बताए गए हैं, जिसमें से कि नैसर्गिक, औपाधिक, नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक। नैसर्गिक के 3 भेद हैं, यौगिक के 2 भेद हैं जिसमें नाग और वंगज हैं, और औपाधिक के इसमें 7 हैं। 7 यानी कि मतलब 5, और जिसमें कि 1 जो है वो 2 प्रकार के इसमें बताए गए हैं। फिर जो अन्य आचार्य हैं, या उन्होंने क्या बताए गए हैं, यही सप्तकंचुक दोष बताए गए हैं, जो औपाधिक दोष इसमें आते हैं। तो ये इस तरीके से दोष है, और इन दोषों की वजह से शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमने इसके जो पहले जितने भी दोष हैं उन सब के बारे में, शरीर पर इन दोषों का क्या इफेक्ट होगा अगर पारद को ऐसे ही अशुद्ध रूप में इसकी औषधि मेडिसिन बना करके इसका सेवन किया जाए। तो आज के लिए इतना ही पारद के दोषों के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।